नमस्कार। अब जबकि मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की तस्वीर लगभग साफ होती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से अपना परचम लहराकर राजनीतिक ताकत के रूप में खुद को स्थापित कर लिया है और 2018 में जो उसकी हार हुई थी उस हार को जीत में बदल दिया है और लगभग पूर्ण बहुमत की तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर बढ़ गई है, पहुंच गई है। हालांकि अभी बहुत सारे चुनाव नतीजों की अधिकृत घोषणा होना बाकी है, बावजूद इसके ये कहा जा सकता है कि 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लगभग जीत चुकी है। वहीं कांग्रेस 8 सीटों पर अपनी बढ़त बनाने में कामयाब रही है। ये पूरा मंजर ये साबित करता है कि मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में कांग्रेस ने सरकार बनाई 15 महीने में, लेकिन वो अपनी सरकार ना तो चला सकी ना बचा सकी। उसी के एक धड़े ने सरकार को जो तोड़कर कमलनाथ की 15 महीने की सरकार को जो गिराया था, उस मौके को भारतीय जनता पार्टी ने लपक लिया और अपनी मुकम्मल सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डिजाइनर न्यूज के हेड अरविंद तिवारी जी। अरविंद जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपसे क्षेत्रवार बात करने के लिए सबसे पहले बात करूंगा मालवा की, निमाड़ की, जहां पर 7 सीटें दावे पर थी। वहां के नतीजे क्या हैं, कृपया नतीजे बताइए। प्रतीक जी, मालवा निमाड़ की 7 सीटों पर परिदृश्य लगभग स्पष्ट हो चुका है। एक सीट केवल अगर कांग्रेस को जाती गई है, वहां से विपिन वानखेड़े 2006 मतों से चुनाव जीते हैं, लेकिन विपिन की ये जीत बड़ा मायने रखती है। उन्होंने सेंध लगाई है गढ़ में, मतलब इंदौर से जाकर पिछला चुनाव वो लड़े आगर भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट, और उसमें जो है सेंध लगाई है और आज वो सफल हुए। उन्होंने जो है मनोज ऊंटवाल को पराजित कर दिया। अधिकतर तौर पर परिणाम की आगर से घोषणा हो गई। बाकी मालवा निमाड़ की 6 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही है और स्पष्ट तौर पर उसमें से सुवासरा का नतीजा आ चुका है, मानधाता का नतीजा आ चुका है, नेपानगर का नतीजा आ चुका है, बदनावर का नतीजा आ चुका है और हाटपिपलिया का नतीजा आ चुका है। केवल सांवेर में अंतिम दौर की मतगणना चल रही है। और आप अंदाज लगाइए कि कितना, मतलब मालवा निमाड़ में भारतीय जनता पार्टी को कितना प्रतिशत मिला, इसका अंदाज लगाइए कि पिछली बार 2018 में हरदीप सिंह डंग कांग्रेस उम्मीदवार की हैसियत से 350 वोट से चुनाव जीते थे और आज जो है वो 29,440 मतों से चुनाव जीते। मतलब बहुत बड़ा प्रतिशत मालवा में मिला है, जो अंतिम दौर की मेहनत भारतीय जनता पार्टी ने मालवा में की थी। बदनावर में कई राजनीतिक विश्लेषक कांटा जोड़ मुकाबला बता रहे थे, लेकिन बदनावर में राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव जो है 32,133 वोटों से चुनाव जीत गए। 32,133 बड़ी जीत है, ये बड़ी जीत मानी जा रही है। ये पे मानदाता को लेकर तमाम आकलन जो है वो कांग्रेस के पक्ष में थे। वो भारतीय जनता पार्टी को वहां स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ये सीट नहीं जीत सकती है, लेकिन मानदाता में मुझे लगता है कि बहुत अभी तक का जो मानदाता का चुनावी इतिहास है प्रतीक जी, 22,129 वोट से नारायण सिंह पटेल चुनाव जीत गए हैं मानदाता से। जबकि वहां पे जो है पिछला चुनाव जो है नारायण पटेल केवल 1236 वोटों से जीते थे। कितना बड़ा अंतर उनके पक्ष में इस बार आया है और वहां पे एक बड़ी जीत हासिल हुई है। तुलसी सिलावट बहुत बड़ी लीड अभी तक ले चुके हैं, मुझे लगता है तकरीबन 25-26 हजार वोटों की लीड वो ले चुके हैं और अंतिम जब परिणाम घोषित होगा तब तक मुझे लगता है कि 30,000 मतों के आसपास जो है हार जीत का समीकरण चला जाएगा तुलसी सिलावट के पक्ष में। तो मालवा निमाड़ में हाटपिपलिया में 14,140 वोट से मनोज चौधरी जीते हैं। यहाँ पहले दौर में जो है भारतीय जनता पार्टी पीछे चली थी, 3 दौर में पीछे रही, लेकिन अंततः मनोज चुनाव जीत गए हैं और उन्होंने राजवीर सिंह बघेल को हराया। तो मालवा निमाड़ में क्लीन स्वीप एक तरीके से, एक सीट गई है केवल कांग्रेस के पक्ष में। भोपाल क्षेत्र की हम बात करें, भोपाल क्षेत्र पे की 2 सीटों पर चुनाव हुए थे, सांची और ब्यावर। सांची में प्रभुराम चौधरी की मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव की प्रतीक की सबसे बड़ी जीत है अभी तक की सबसे बड़ी, इस चुनाव की सबसे बड़ी जीत है। 63,809 वोट से प्रभुराम चौधरी चुनाव जीते हैं, 63,809 से। जबकि वहां जमकर से वोटेज हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मतदान के बाद
डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार और उनके बेटे मुदित को जो है वो कारण बताओ नोटिस जारी किया और स्पष्ट माना जा रहा है कि वो दोनों पिता पुत्र ने सैबोटेज किया था, क्योंकि पिछला चुनाव मुदित जो है वो प्रभुराम चौधरी से हारे थे। ब्यावरा में जरूर कांग्रेस के पक्ष में फैसला गया है, वहां पे पिछला जो है मुझे लगता है कि रामचंद्र दांगी जो 2 चुनाव हारे थे तो उनके प्रति एक सहानुभूति का भाव था, और फिर वहां पे दिग्विजय सिंह, जयवर्धन सिंह, प्रियव्रत सिंह सबकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी थी। लक्ष्मण सिंह ने भी खूब मेहनत की, तो वहां पे जो है वो 12,102 मतों से रामचंद्र दांगी ब्यावरा सीट से चुनाव जीत गए। विंध्य में एकमात्र सीट पर चुनाव था अनूपपुर, और अनूपपुर में अपने बिगड़े बोल के कारण और जो वीडियो वायरल हुए थे उसके कारण बड़ी परेशानी बढ़ी हुई थी बिसाहू लाल सिंह की, और ये माना जा रहा था कि शायद वो इस बार विधानसभा में नहीं पहुंच सके, लेकिन उन्होंने भी बड़ी जीत, मतलब कितना अंतर 34,864 मतों से बिसाहू लाल सिंह जीते, जबकि पिछला चुनाव बिसाहू लाल सिंह 11,561 मतों से जीते थे। मतलब बहुत अंतर बढ़ा है कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद। बिसाहू लाल सिंह की बड़ी जीत हुई है। विंध्य की हम बात करें तो बुंदेलखंड की हम बात करें तो गोविंद राजपूत जो मंत्री थे, बड़ा कश्मकश वाला चुनाव माना जा रहा था, लेकिन जो नतीजा आया प्रतीक जी बता रहा कि कहीं भी कश्मकश वाला चुनाव नहीं था। 41,000 वोट से लगभग गोविंद राजपूत चुनाव जीत गए। तो बड़ी जीत है गोविंद राजपूत की है, जिस चुनाव को बहुत कड़ा उलझा हुआ बताया जा रहा था। और कुछ विश्लेषकों ने तो कहा था कि गोविंद राजपूत यहाँ शिकस्त खा सकते हैं, लेकिन गोविंद राजपूत ने बड़ी जीत हासिल की है। बड़ा मलहरा में अभी जो है भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। बड़ा मलहरा का नतीजा आने में भी कुछ समय है, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी वहां पे आगे चल रही है। सबकी निगाहें थी ग्वालियर चंबल संभाग पर। ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस के लिए स्थिति कुछ संतोषजनक है। वहां पर 16 में से 9 सीटों पर, जो अब अंतिम दौर में हम देख रहे हैं कि वहां पर 16 में से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 7 पर जो है कांग्रेस वहां पे बढ़त बनाए हुए है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना चुनाव हार चुके हैं, मंत्री इमरती देवी चुनाव हारने की स्थिति में है, और राज्य मंत्री गिरिराज दंडोतिया भी जो है वो चुनाव हार चुके हैं। तो 3 मंत्री मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के ग्वालियर चंबल संभाग में चुनाव हार गए हैं। मुरैना जो बहुत प्रतिष्ठापूर्ण लड़ाई मानी जा रही थी, वहां पे बहुजन समाजवादी पार्टी मुरैना सीट पर बहुत पिछड़ गई, और वहां मुझे लग रहा है कि राकेश मवाई जो है वो बिल्कुल निर्णायक स्थिति में, और राकेश मवाई वहां से चुनाव जीत रहे हैं। राकेश मवाई मुरैना सीट से चुनाव जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तीसरे स्थान पर है। सुमावली की सीट जहां से अजब सिंह कुशवाहा बहुत कमजोर प्रत्याशी माने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने मंत्री ऐदल सिंह कुशवाहा को, जो धन बल और बाहुबल के मामले में कहीं पीछे नहीं थे, उन्हें जो है शिकस्त दे दी है। दीमनी विष्णुदत्त शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उनकी गृह सीट है दीमनी सीट भी भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। वहां पर कांग्रेस के रविंद्र सिंह तोमर चुनाव जीते हैं। अंबा सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए, जोरा और अंबा 2 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने मुरैना में जीती है। जोरा में सूबेदार सिंह रजोदा ने इंदौर के पंकज उपाध्याय को, जो इंदौर के रहने वाले थे, जोरा जाके चुनाव लड़े, अपना कार्यक्षेत्र जोरा को बनाया था, उन्हें शिकस्त दे दी। और अंबा में कड़े संघर्ष के बाद, अंबा प्रतिष्ठा की सीट थी क्योंकि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का गृह क्षेत्र है। अंबा में कड़े संघर्ष के बाद कमलेश जाटव ने जो है वो सत्यप्रकाश सखवार, जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके, उन्हें शिकस्त दी है। ग्वालियर में शुरुआती दौर में 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती दिख रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के अलावा बाकी 2 सीटें डबरा से इमरती देवी और ग्वालियर पूर्व से मुन्नालाल गोयल बहुत पिछड़ चुके हैं। और चूंकि अब बहुत कम राउंड की काउंटिंग बची है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब ग्वालियर पूर्व में मुन्नालाल गोयल और डबरा में इमरती देवी कोई चमत्कार दिखा पाएंगी। भिंड की बात करें हम तो मेहगांव सीट पर राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया बिल्कुल जीत के कगार पे हैं, और हो सकता है कि हम ये शो खत्म करें तब तक वो चुनाव जीत भी जाएं। दूसरी सीट जो है गोहद की, उस पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। रणवीर जाटव वहां पिछड़ चुके हैं मेवाराम जाटव के मुकाबले, और यहां ऐसा माना जा रहा है कि मेवाराम जाटव चुनाव जीत जाएंगे। दतिया की एक सीट पर बहुत कड़ा मुकाबला हुआ।
फूल सिंह भरैया बसपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, विधायक रहे, राज्यसभा में कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार थे और इस चुनाव में भी वो कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में मैदान में थे। लेकिन रक्षा सिरोनिया ने, भारतीय जनता पार्टी की रक्षा सिरोनिया ने उन्हें 176 मतों से शिकस्त दे दी है। यहाँ महेंद्र बौद्ध भी मैदान में थे बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट में। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के रामदयाल प्रभाकर बागी भी भाटेर से चुनाव लड़ रहे थे, तो उनकी वजह से शायद रक्षा को बहुत ज्यादा रक्षा को कम वोट मिले और यहाँ बड़ा टसल वाला मुकाबला माना जा रहा था। तो वहां पे जो है रक्षा सिरोनिया चुनाव जीत गई। शिवपुरी में 2 सीटें हैं, करेरा और पोहरी। तो मुझे लग रहा है कि स्पष्ट तौर पर जो अंतिम स्थिति हमारे सामने आ रही है कि करेरा की सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है और पोहरी की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के सुरेश धाकड़ चुनाव जीत रहे हैं। यहां पर मुकाबला कांग्रेस और बसपा के बीच में, भाजपा और बसपा के बीच में हो गया था और एक बार बसपा आगे भी निकली थी, लेकिन अंततः सुरेश धाकड़ यहां सम्मानजनक बढ़त बना चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि वो चुनाव जीत जाएंगे। करेरा में जो है कांग्रेस की स्पष्ट बढ़त हो चुकी है। मुरैना में जो कांग्रेस को सेटबैक लगा है, भारतीय जनता पार्टी को जो सेटबैक लगा है, गुना में और अशोकनगर में पार्टी बहुत सम्मानजनक स्थिति में रही है। मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया बमोरी से बहुत अच्छे मतों के अंतर से चुनाव जीत चुके हैं और अशोकनगर और मुंगावली दोनों सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है। अशोकनगर में जो है जसपाल जज्जी, उन्होंने 14,630 मतों से जीत हासिल की है और मुंगावली में मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव 21,669 मतों से जीतने में सफल हुए हैं। तो जो ये समीकरण पूरा 28 सीटों का है, ये स्पष्ट कर रहा है कि अंतिम दौर में आके भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगभग 19-20 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिख रही, क्योंकि अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बड़ा बदलाव संभावित है। 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 8 सीटें कांग्रेस को। बसपा तो लगभग मुझे लगता है कि अब दौड़ से बाहर है। अंतिम उसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं। 20-8 का भी आंकड़ा हो सकता है कि 20 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जाए और 8 सीटें कांग्रेस को जाए। प्रतीक जी, लेकिन जो ये मतों का अंतर जो आ रहा है, मतलब जो जितने अंतर से जीत मिल रही है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए अरविंद जी, मुझे साफ तौर पे ये लगता है कि जो जीत का ह्यूज अंतर बढ़ा है, चाहे वो तुलसी सिलावट हो, चाहे वो हरदीप सिंह डंग हो या दूसरे उम्मीदवार हो, उसकी वजह एक तो ये लगती है कि ये सारे जो कांग्रेस के नेता पार्टी में जो आए हैं भाजपा में, ये अपने साथ कुछ कमिटेड वोट को भी लेकर आए, अपने साथ कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर आए, बिल्कुल लग रहा है जो, और ये अपने साथ 10-10, 12-12 हजार वोट लेकर आए। तो भारतीय जनता पार्टी का कमिटेड वोट प्लस ये नेताओं अपने साथ 10 से 15, कुछ लोग 20-25 वोट इधर ट्रांसफर कराने में कामयाब रहे, तो एक बड़ा अंतर आ गया है। और अगर ये अंतर कामयाब रहा तो जो अगला चुनाव होगा 2023 में, उसमें कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। प्रतीक जी, ये तो बड़ा अंतर बता रहे हैं आपके 10 से 12-15% वोट ट्रांसफर कराने में सफल हुए। पहले तो ये माना जा रहा था कि अगर वो 5% वोट भी ट्रांसफर करने में सफल हो जाते हैं तो उन्हें, मतलब इससे एक बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी की माना जाएगा कि जिन लोगों को, जो लोग कांग्रेस से भाजपा में आए, उन्होंने एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। सावेर में जेतपुरा एक गांव है जो मुस्लिम बहुल गांव है और वहां जो 800 वोट हुए उसमें से 700 वोट तुलसी सिलावट को मिले। तो ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मुस्लिम बहुल इलाके के अंदर इस तरह की जीत भारतीय जनता पार्टी की होना, ये बताती है कि मुस्लिमों में जो पर्सनल अटैचमेंट या पर्सनल रिलेशन था तुलसी सिलावट का, उसने पार्टी लाइन को तोड़कर मुस्लिमों ने वहां पर तुलसी सिलावट को या भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। मालवा निमाड़ क्षेत्र में जो पार्टी को सफलता मिली है भारतीय जनता पार्टी को, और जिस तरीके से, मतलब एक तरह से क्लीन स्वीप की स्थिति है और एक बड़ा सहारा मालवा निमाड़ से, मतलब ये कहा जाए कि ग्वालियर चंबल में चूंकि 9 और 7 का रेशो है, भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर लगभग बराबर हो गई। तो यहाँ पे जो है मालवा निमाड़ में जो 6 सीटें मिली है, केवल 1 सीट कांग्रेस को मिली। तो मालवा निमाड़ में जो पार्टी मतलब इस सफलता के इस स्तर तक पहुंची है, उस पर आपका क्या मानना है? मालवा निमाड़ का, जो कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की हार का कारण, सत्ता से बेदखल होने का कारण मालवा निमाड़ ही था। मालवा निमाड़ में बहुत बुरी स्थिति थी पार्टी की थी और इसी वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार मालवा निमाड़ को लेकर संगठन बहुत सक्रिय था। कैलाश विजयवर्गीय को बंगाल से स्पेशल तौर पर बुलाकर यहाँ मालवा निमाड़ की जिम्मेदारी सौंपी गई, उनको प्रभारी बनाया गया। उन्होंने बदनावर में राजेश अग्रवाल को जिस तरह से ट्रांसफर करवाया, भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया, या अनेक चीज़ों में काम करते रहे। जिस तरह से हाटपिपलिया में वो एक दिन रहे और उन्होंने पूरा पाटीदार और जातिगत समीकरण बदले और हाटपिपलिया का सिनेरियो बदला, तो कहीं ना कहीं इस तरह की मानदाता में
ने जो बंजारा समाज में तोड़फोड़ की या आदिवासियों को अपने साथ जोड़ा, गोपी कृष्णिमा जिस तरह से नेपा नगर को अपने साथ करने की कोशिश कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये सारा जो मालवा निमाड़ था इस पर फोकस इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा रणनीतिक स्ट्रेटेजिकली किया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये लगता था कि वहाँ सिंधिया के कारण कहीं ना कहीं चंबल में नुकसान हो रहा है। ये पहले दिन संघ ने भाप लिया था कि चंबल में कहीं ना कहीं सिंधिया को लेकर नाराजगी है, कहीं नुकसान हो सकता है। वो बात नहीं है सिंधिया की जो कांग्रेस में रहते हुए थी, इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति को मालवा निमाड़ में लगाया ताकि अगर वहां पर नुकसान भी हो जाए और 10-6 का अनुपात भी रहे, 10 कांग्रेस को भी सीट चली जाए तो उस नुकसान की भरपाई मालवा में की जाए। लेकिन अरविंद जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, चौंकाने वाली बात यह कि वो जो भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट है, जो आरएसएस की सीट है आगर मालवा, वहाँ कांग्रेस जीत गई। ये एक चौंकाने वाला परिणाम है। मेरा ऐसा मानना है प्रतीक जी कि वहां पर ये जीत जो है वो विपिन वानखेड़े की व्यक्तिगत जीत है। विपिन, आपको मालूम है पिछला चुनाव करीब जितने मार्जिन से वो जीते हैं लगभग इसी मार्जिन से हारे थे, लेकिन विपिन चुनाव हारने के बाद भी आगर में सक्रिय रहे। दूसरा ये रहा कि जयवर्धन सिंह आगर के प्रभारी मंत्री थे और उन्होंने विपिन के चुनाव हारने के बावजूद विपिन को एक विधायक जैसे ही सम्मान दिया। विपिन के कहने पर लोगों के काम होते रहे, विकास के कामों में जो है उन्होंने विपिन के जो प्रस्ताव थे उनको प्राथमिकता दी और विपिन ने भी जो है वहां के कांग्रेसियों को जो नाराजी थी उसको दूर किया। तीसरा मुद्दा यह कि वहां के सब कांग्रेसियों को लगा, जैसा हमारे साथी आशीष जोशी गए थे तो उन्होंने बताया कि वहां के कांग्रेस नेताओं में बड़ी एकजुटता आ गई थी। उनको ये लगा था कि अभी नहीं तो कभी नहीं, आगर में ये स्थिति बन गई थी। इसी का फायदा मुझे लगता है कि विपिन वानखेड़े को मिला। दूसरा है कि मैंने 2-3 दिन पहले भी जब हमने एक इसी चर्चा की थी क्षेत्रवार, तब मैंने आपको बताया था कि मनोहर ऊंटवाल को एक तो जब वो खुद आगर से 2 बार विधायक रहे तो उनका आगर के स्थानीय नेताओं से बड़ा विवाद होता रहता था, चाहे वो गोपाल परमार हो या लालजी राम मालवी हो, उनसे उनकी कभी पटी नहीं थी और उन्होंने उनके संबंध कभी सुधारने की कोशिश नहीं की। दूसरा यह कि उनके निधन के बाद ऐसा लग रहा था, ऊंटवाल परिवार को टिकट भाजपा ने इसलिए दिया कि उनके निधन के बाद ऐसा माना जा रहा था कि उनके निधन से जो सहानुभूति की लहर है उसका फायदा मनोज को मिलेगा। संघ ने भी पूरी ताकत लगा रखी थी, चूंकि ऊंटवाल मूलतः संघ के ही कार्यकर्ता थे और ये टिकट भी जो है वो संघ की पहल पे हुआ। मुख्यमंत्री खुद इस सीट को लेकर बड़े चिंतित थे, लेकिन अंततः जो है वहां विपिन की मेहनत रंग लाई, कांग्रेस की एकजुटता रंग लाई और प्रभारी मंत्री के रूप में जयवर्धन सिंह ने वहां जो मेहनत की थी उसका फायदा मिला। जयवर्धन सिंह ने कोविड संक्रमित होने के पहले इस विधानसभा क्षेत्र में ब्यावरा के साथ साथ आगर में भी बड़ी मेहनत की थी। तो मुझे लगता है कि ये सारे समीकरण जो विपिन अपने पक्ष में करने में सफल हो गए वही इस परंपरागत क्षेत्र पे। नहीं तो आप अंदाज लगाइए कि आगर में कितनी परंपरागत सीट है जनसंघ जनता पार्टी और भाजपा की, कि भूरेलाल फिरोजिया भिंड से आके चुनाव जीत गए, सत्यनारायण जटिया जावत से जीत गए, मतलब आगर में ज्यादातर मौकों पर बाहरी लोग ही चुनाव में रहे हैं। तो इसलिए मतलब इस सीट में आखिरी सवाल, समय हमें इसकी इजाजत नहीं दे रहा, आपसे करना चाहूंगा कि कांग्रेस अब ईवीएम को दोष दे रही है, आप इसको कितनी गंभीरता से लेते हैं? देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने तो जिस समय मतदान शुरू हुआ था उसी समय कहा था कि हमें ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका है। और आज कांतिलाल भूरिया सहित पार्टी के इंदौर में प्रेमचंद गुड्डू, कांग्रेस के कई लोग कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है। ईवीएम में गड़बड़ी होती, ईवीएम में अगर ये सारी स्थितियां होती तो 2018 का चुनाव भी ईवीएम से ही हुआ था। 2018 का चुनाव भी ईवीएम से हुआ था, कांग्रेस उसी यही शिवराज की सरकार यही सरकार थी तो वो, लेकिन ये है ना, हार को पचा नहीं पाने का एक वो है, हार को पचा नहीं पा रही है कांग्रेस। कांग्रेस का अनुमान तो आपको मालूम है, कमलनाथ कह रहे थे कि हमको 20 से 22 सीटें मिल जाएंगी और यदि हमारे को तो वो कह रहे थे कि 28 सीटें क्लीन स्वीप कर जाएंगे और उसके बाद बोल रहे थे कि 20 से 22 सीटें मिलेंगी और आखिर में ये कह रहे थे कि यदि हमें 18 सीट भी मिल गई तो हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिरा देंगे। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो हार हुई अप्रत्याशित हार है। और मतलब ग्वालियर चंबल संभाग में तो कांग्रेस ये मान के चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को 2-3 सीट मिल जाए, 4 सीट मिल जाए तो बड़ी बात है। बहुत धन्यवाद अरविंद तिवारी जी। भारतीय जनता पार्टी का भोपाल कार्यालय जश्न में डूब गया है। शिवराज सिंह चौहान भोपाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचे, मीडिया से उन्होंने बात की है। कार्यकर्ता में उत्साह, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जा रहा है। वहां नरोत्तम मिश्रा हैं, वहां वीडी शर्मा हैं और जश्न मन रहा है। आज कहना चाहिए कि अभी रात बाकी है, पार्टी बाकी है और ये पार्टी का वक्त भी है कि पार्टी करे, क्योंकि इस वक्त पार्टी ने बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश में 28 में से 20 सीट
जीत ली है। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक हम आपको विशेष शो दिखाएंगे आज आईपीएल के फाइनल के पहले का शो, जो हमारा क्रिकेट के बारे में हमारे विशेषज्ञ आपके सामने लेकर आते हैं। बताएंगे सुखदेव सिंह गुम्मन, अभिषेक मिश्रा कि आज आईपीएल के फाइनल में किसका पल्ला भारी रहने वाला है। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़।